6 साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसे कि हमने पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ों को देखा, कैसे क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे उसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे होता है। इन पार्ट 2 वी आर गोइंग फर्दर एंड वी आर गोइंग टू सी हाउ द रिमेनिंग प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस। अब जब पार्ट 2 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो अब जो पॉइंट्स हमने लिए थे, जो पहले लिए थे, उसमें डिटेल में हम चलेंगे। एक वन एट ए टाइम एक पॉइंट को हम लेंगे और उसको डिटेल में उसके डिस्कशन करेंगे कि भाई मैन्योर कैसे यूज होता है, व्हाट इज एन फर्टिलाइजर, आर्टिफिशियल मैन्योर, मैन मेड मैन्योर जो है, ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर क्या होता है, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है उसके। ऑल द थिंग्स विल टेक, लाइक वी से एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो अब जब बोजो फिर से आया, उसने बोला कि आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन लैंड इन द नेबरिंग फार्म। दूसरी तरफ के जो फार्म थे वो वीक थे और एक फार्म जो है उसमें जो है वो अच्छा जो है क्रॉप था। बोजो जो है वो सोच रहा था कि ये कैसे हुआ। एक फार्म, एक ही जमीन पर 2 फार्म है। एक फार्म जो है उसमें अच्छी हरियाली है, अच्छे क्रॉप्स हैं, अच्छी फसल हो रही है, और दूसरा जो है उसमें जो प्लांट्स है वो वीक है। तो क्या वो कैसे हो गया? I saw healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than others? ऐसा कैसे होता है कि कुछ प्लांट्स जो है वो दूसरों से ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो हो जाते हैं और कुछ प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं हो पाते? न्यूट्रिएंट्स इज द आंसर। जो प्लांट्स जो अच्छी तरह से ग्रो हुए उसको अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिले। अच्छे न्यूट्रिएंट्स मींस हेल्दी लाइफ, हेल्दी बॉडी, हेल्दी ग्रोथ, यही सब तो होता है। तो जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं उसमें, द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड, जो प्लांट्स को जब उगाया जाए और जब उस सॉइल के अंदर जब वो सब्सटेंस डाले जाते हैं जब, तो उसको हम बोलते हैं मैन्योर। इससे प्लांट का हेल्दी ग्रोथ होता है। वो 2 होते हैं, एक मैन्योर भी होता है, फर्टिलाइजर्स भी होता है। द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तब ये 2 तरीके से होते हैं। एक जो होता है वो होता है मैन्योर, एक होता है फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर्स जो है वो केमिकल्स है जो लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किए जाते हैं, साइंटिफिक तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके कुछ फायदे हैं तो उसका कुछ नुकसान भी है। इन अदर वेज मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिकली जो है उसको बनाया जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, केमिकल्स उसमें यूज नहीं होते। तो ऑर्गेनिक जो मैन्योर है उसके फायदे हैं। उससे जो प्लांट्स बनते हैं, उससे जो क्रॉप्स आता है, उसके बहुत सारे फायदे हैं, बट कुछ नुकसान भी है उसके। सो बोथ द थिंग्स, जिसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि फर्टिलाइजर्स के फायदे के नुकसान क्या होते हैं, तो मैन्योर के फायदे नुकसान क्या होते हैं। जैसे कि हमने देखा, सॉइल सप्लाइज मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। These nutrients are essential for the growth of plants. अब प्लांट्स को जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो तो सॉइल से मिलते हैं और न्यूट्रिएंट्स उसके ग्रोथ के लिए जरूरी है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपेंड टू द न्यूट्रिएंट्स। अब कोई किसान ऐसे होते हैं कि जो बार-बार जमीन पर एक ही तरह की फसल उगाते रहते हैं, बार-बार एक ही तरह की फसल उगाते रहते हैं ताकि उसको ज्यादा पैसा मिले। अब तो क्या होता है कि उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगे, उस जमीन के न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगे, तो फसल के बाद फसल, एक फसल के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, क्रॉप आफ्टर क्रॉप, उसके प्लांट्स वीक होते चलेंगे, उसकी फसल कमजोर होती चलेगी, उसका प्रॉफिट जो है वो कम होता चलेगा। द रीजन बिहाइंड दैट थिंग इज कि उस जमीन में जो न्यूट्रिएंट्स थे, उस न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स ने पहली बार यूज कर लिए, फार्मर ने कुछ ऐड नहीं किया, फिर से दोबारा वही प्लांट्स डाले तो फिर से उसने यूज कर लिए, फार्मर ने कुछ ऐड नहीं किया, धीरे धीरे जमीन के अंदर से न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगे तो प्लांट्स वीक होने लगे। जब प्लांट वीक हुए तो फसल जो है वो कमजोर हो गई। तो जैसा कि देखो बताया ना यहाँ पर कि कंटिन्यूअस कल्टीवेशन मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। एक ही तरह का क्रॉप कंटिन्यूअसली आप डाल रहे हो, चावल ही उगा रहे हो, गेहूं ही उगा रहे हो, बाजरे ले रहे हो, कपास ले रहे हो, एक तरह का, तो उससे जमीन की जो फर्टिलिटी है वो चली जाती है। Therefore, farmer have to add manure to the field to replenish the soil. अब
जब उसके न्यूट्रिएंट्स चले गए तो न्यूट्रिएंट्स ऊपर से सप्लीमेंट डालने पड़ेंगे। तो फार्मर ऊपर से जो सप्लीमेंट्स डालते हैं जिसको न्यूट्रिएंट्स जो है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अब ये प्रोसेस को मैन्योरिंग बोला जाता है कि जो प्लांट्स को ऊपर से वो डालता है, अगर वो इनसफिशिएंट हुआ, अगर वो कम हुआ तो प्लांट्स जो है वो कमजोर होंगे। कमजोर जब होंगे तो फसल कमजोर हो गई। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि ऑब्टेन किया जाता है नेचुरल थिंग्स से, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल वेस्ट वगैरह जो ये होती है। जैसे कि मैंने बताया था क्लास में कि किसान जो है अपने खेत में वो गड्ढा करता है। गड्ढा करने के बाद उसको जो भी उसके पास डेड प्लांट्स और लीव्स और एनिमल वेस्ट और डंग, छाण माण जो हम बोलते हैं, ये सब को डंप करता है एक पिट में। एक गड्ढा, पिट यानी गड्ढा होता है, गड्ढे में, इस खुले हुए गड्ढे में उसको डालते हैं। फिर उस पर पानी छिड़का जाता है और उसको डिकम्पोज यानी सड़ना, डिकम्पोज होने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। अब डिकम्पोजिशन जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेस है। अंदर जो सडन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अंदर पनपते हैं, उनके लिए तो बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होता है कि जिससे वो अंदर पनप सकते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसकी वजह से डिकम्पोजिशन होता है। अब जो मटेरियल डिकम्पोज हो गया, जो कि वो सड़ गया, काला पड़ गया, पहले तो बदबू आती है लेकिन बाद में वो अच्छा हो जाता है, उसको बोला जाता है मैन्योर। इसके बारे में यू हैव लर्न ऑलरेडी अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6, जो कि क्लास 6 में आपको सिखाया गया था कि वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि हर बार वो लीव्स और यही सब डाले, उसके पास जो अवेलेबल चीजें हैं वो चीजों को डालकर वो एक नेचुरल मैन्योर वो बना सकता है। नेचुरल मैन्योर जब बन जाए तो उसको यूज कर लेता है। तो इन अदर एंड फर्टिलाइजर्स, जैसे कि मैंने यहाँ 2 पिक्चर रखे हैं, फर्टिलाइजर्स जो है वो केमिकल्स हैं जो कि लेबोरेटरी में डेवलप किए जाते हैं, साइंटिफिक मेथड से किए जाते हैं। केमिकल्स आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजर हमारी बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो ऐसे पहुंचा सकता है कि वो फर्टिलाइजर प्लांट्स को जब किसान जब देता है, अब वो जाते हैं जमीन में, जमीन से वो रूट उनको ऑब्जॉर्ब कर लेती है एंड दे एंटर द प्लांट। उस प्लांट्स में फिर वो ग्रोथ होने के बाद या तो एज ए फ्रूट या तो एज ए लीव्स वो प्लांट में स्टोर हो जाते हैं, जिसको बाद में हम खा लेते हैं। तो वो जो केमिकल्स थे वो आए हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। अब सभी फर्टिलाइजर एक न्यूट्रिएंट में नहीं होते। पोटास अलग होता है, तो यूरिया अलग होता है, एमोनिया अलग होता है। तो अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो वो डिफरेंट इसलिए है कि दे आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। मैन्योर्स आर नॉट प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। मैन्योर्स को तो खेत में बनाया जाता है। फर्टिलाइजर्स के कुछ नाम यहाँ पर जो दिए, जैसे यूरिया, एमोनिया सल्फेट, फोस्फेट, पोटास, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट, सुपर फोस्फेट, ये सब फर्टिलाइजर्स के नाम है। अब इट डिपेंड कि किस तरह का फर्टिलाइजर जो है वो किसान यूज करेगा। उसकी जमीन में जिस तरह का क्रॉप है, जिस तरह की जमीन है, जिस तरह का न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, जो कि आइडेंटिफाई किया जाता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, एंड देन ही गोज इन द मार्केट एंड बाय दैट फर्टिलाइजर एंड दैट सप्लाई टू द क्रॉप। अब उसको कैसे पता चलता है कि मुझे एमोनियम की जरूरत है, एमोनिया की जरूरत है, मुझे यूरिया चाहिए? इट डिपेंड। पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप जो होता है उसको, जैसे हमने देखा कि वीट के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, तो इस तरह से अलग अलग क्रॉप को अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट किसान वो फर्टिलाइजर्स लेकर आता है और वो अपने खेत में उसको डालता है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। फर्टिलाइजर को यूज करने से फसल भी अच्छी होती है, सच एज व्हीट, पैडी, मेज, जो तो फसल अच्छी हुई तो पैसा भी ज्यादा आया। तो किसान के लिए तो बड़ी लालच होती है कि भाई वो फर्टिलाइजर का यूज करे और वो ज्यादा पैसा कमाए, भले अगर केमिकल मिलता है तो मिल जाए, who cares? But excessive use of fertilizer has made the soil less fertile
fertilizers have also become a source of water pollution. अब ज्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी तो चली जाती है। सेकंड, वो फर्टिलाइजर्स जो कि पानी में मिलाकर उसको डाला जाता है तो उससे वाटर पॉल्यूशन भी तो होता है, पानी भी तो खराब हो जाता है ना। दैट फ्रेश वाटर इट बिकम्स टोटली पॉल्यूटेड। अब किसान ये सब चीजों की परवाह नहीं करता, उसको तो क्या है, पैसा चाहिए। साइंटिफिक मेथड में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऑर्गेनिक खेती करने में दे आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती अगर करेंगे तो फसल अच्छी होगी, लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, बट उसका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा कि फसल कम होती है, उसको ज्यादा फसल चाहिए। Therefore, in order to maintain fertility of soil, अब वो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो दो रास्ते हैं कि अगर आप फर्टिलाइजर यूज नहीं करते तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए आप वहां पर ऑर्गेनिक मैन्योर डालो, या तो फिर वो फील्ड को छोड़ दो अनकल्टिवेटेड। दो क्रॉप के बीच में जो जगह होती है उस समय वो किसान उसमें खेती नहीं करता, जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि अपने आप नेचर जो है वो अपना काम करे और नेचर जो है वो न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर करे। वंस न्यूट्रिएंट्स आर रिस्टोर्ड, जब उसको लगता है कि न्यूट्रिएंट्स जो जमीन में मुझे जो चाहिए थे वो रिस्टोर हो गए, तो किसान फिर से खेती करता है और फिर से वो फसल लेकर अपना काम कर लेता है। द यूज ऑफ मैन्योर improve soil texture as well as water retaining capacity. अब फर्टिलाइजर की जगह पर अगर किसान मानो मैन्योर यूज कर रहा है तो उसके बड़े फायदे होते हैं। एक तो ये होता है सॉइल का टेक्सचर जो है वो खराब नहीं होता। सेकंड, उसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। तो किसान को फायदा हो रहा है, यहाँ पर जमीन को फायदा हो रहा है, पौधों को फायदा हो रहा है, जो कंज्यूमर जो खरीद रहा है उसको फायदा हो रहा है कि उसको अच्छे ऑर्गेनिक जो है वो क्रॉप मिल रहे हैं, बट किसान को नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान से बचने के लिए वो ऐसे करता है। ये द यूज ऑफ मैन्योर इंप्रूव सॉइल टेक्सचर। अब सॉइल टेक्सचर उसने यूज कर लिया सब कुछ करने के बाद, तो किसान क्यों नहीं करता ऐसा। और दूसरा मेथड अगर हम देखें तो जैसे मैंने एक पिक्चर यहाँ पर रखा है, देयर इज अ नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पर बताई गई है कि कैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में घूमता है और कैसे वो बाद में जाने के बाद फिक्स हो जाता है। यू कैन पॉज योर वीडियो हियर एंड यू कैन ऑब्जर्व द पिक्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दैट नाइट्रोजन साइकिल इज वर्किंग। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स थ्रू क्रॉप रोटेशन। दूसरा मेथड ये है कि वो क्रॉप रोटेशन करे। This is done by growing different crops alternatively, कि एक बार गेहूं लिए तो दूसरी बार पल्सेस डाला जाए ताकि जो पल्सेस जो है वो जाकर अंदर का नाइट्रोजन फिक्स करे। गेहूं को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया, अब उत्तर भारत के जो किसान थे वो क्या करते थे, वो लेग्यूम्स एज ए फॉडर वो सीजन में उगाते थे। अब फॉडर मतलब वो चीज जो जानवर के खाने में काम आती है। तो क्रॉप के बीच का जो टाइम है उस समय पर फॉडर को उगाया जाता था, और जब फॉडर तैयार हो जाए, काट लिए जाए, उसके बाद वो सॉइल की फर्टिलिटी जब बढ़ जाती थी तो उसमें गेहूं डाल देते थे, वीट डाल देते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। अब क्योंकि वो लेग्यूम्स थे वो फॉडर, तो नेचुरली नाइट्रोजन फिक्स हो जाता था। जब नाइट्रोजन बढ़ गया तो फिर का फार्मर जो है वो गेहूं उगा सकता है। फार्मर को गवर्नमेंट जो है वो एनकरेज करती है कि आप ऐसी प्रैक्टिस करो ताकि आपको क्रॉप भी अच्छा मिले और हमें जो है वो फल अच्छा मिले। बट लालच जो होती है ना, कि लालच के लिए उसको करना पड़ता है, पैसा, लालच बहुत बुरी चीज। दैट इज द रीजन कि वो फर्टिलाइजर्स की तरफ चलते हैं, वो ऑर्गेनिक मैन्योर की तरफ नहीं चलते। अगर वो ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करते तो हमें जो है वो अनाज अच्छा मिलता। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ, जहां लिखा हमने लिग्यूमिनस बीन प्लांट्स। तो वो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है
वो उसके रूट नोड्यूल्स पर होता है, उसके रूट्स पर होता है, और सॉइल में जो नाइट्रोजन है उसको वो फिक्स करता है। नाउ समवन विल आस्क ए क्वेश्चन कि फिक्स का मतलब क्या होता है, मतलब उसको कैसे फिक्स करें। द पर्सन वाज नॉट फीलिंग वेल, आई फिक्स हिम, ऐसे किसी ने बोल दिया। ये होता है कि वी डोंट हैव कैपेसिटी टू ब्रीथ इन नाइट्रोजन। अगर हम एटमॉस्फेरिक गैसेस का जो है वो एक पाई चार्ट बनाकर देखें तो ऑक्सीजन तो बहुत कम है, नाइट्रोजन ज्यादा है वहां पर, तो उसको फिक्स करके रखना पड़ेगा। फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर के बीच में डिफरेंस क्या है? दिस आर द 4 पॉइंट्स। एक्सरसाइज में मैंने 2-3 पॉइंट ज्यादा भी लिख कर दिए हैं। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट पार्ट। अगर आप 10 लाइन का क्वेश्चन लिखोगे, लर्न करोगे, तो आपको 5 याद रहेगी। अगर आप 5 लाइन का आंसर लिखोगे, लर्न करोगे, तो आपको 2 ही याद रहेगी। और अगर आप 2 लाइन का आंसर लिखोगे, लर्न करोगे, तो आप बड़ी मुश्किल से 1 लाइन याद रहेगी, आधी याद भी रहेगी और नहीं भी रहेगी। तो डिफरेंस इस फर्टिलाइजर्स के बीच में क्या? तो फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड इनऑर्गेनिक मटेरियल, सॉल्ट वी कैन से। मैन्यूर जो है वो नेचर से बने हैं, वो मैन मेड हम उसे नहीं बोल सकते। इट इज अ नेचुरल सब्सटेंस बाय डिकम्पोजिशन। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, manure can be prepared in field. Fertilizer does not provide any humus to the soil. Manure की वजह से soil को humus मिलता है। Fertilizers are rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure relatively जो fertilizers से कम है nutrients उसमें, लेकिन उसमें नुकसान नहीं है। मैन्यूर अगर आप यूज करते हो नेचुरली जो मटेरियल से, ऑर्गेनिक मटेरियल से जो मैन्यूर बना, उस मैन्यूर को अगर आप नुकसान करते हो तो आपका जो अनाज है वो कोई खाए तो उसे कोई नुकसान नहीं होता। जबकि फर्टिलाइजर्स जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, क्रॉप ज्यादा मिलता है, लेकिन वो अनाज खाने से नुकसान भी हमको होता है। फायदे देखे जाए अगर हम उसके एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर के फायदे क्या है? बड़े से फायदे तो हमने अभी देख ही लिए थे कि क्या फायदे हैं उसके। एक पिक्चर यहाँ पर रखा जिसमें थोड़ा सा मैन्यूर बताया गया है कि मैन्यूर ऐसा होता है, छाणियों खातर भी बोलते हैं उसको इन गुजराती लैंग्वेज इन गुजरात। मैन्यूर इज कंसिडर्ड एज छाणियों खातर। ऑर्गेनिक, अभी जैसे केरी की सीजन, आम की सीजन चल रही है, तो आप जाओ ना इधर नर्सरी में, तो वहां पर ऑर्गेनिक आम को बेचते हैं कि ये आम जो उगाए गए हैं इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल यूज किया गया, नो केमिकल्स आर यूज्ड, एंड पीपल हैव स्टार्टेड ईटिंग दैट पार्ट। द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक मैन्यूर को फर्टिलाइजर से अच्छा माना जाता है। व्हाई? It enhances the water holding capacity of soil. It makes the soil porous, due to which exchange of gases becomes easy. ये पानी की उसकी जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। वो पोरस है, मतलब उसमें थोड़े से होल होते हैं ताकि सॉइल जो है वो उसमें गैसेस के एक्सचेंज हो सके। It increases the number of friendly microbes and it improves the texture of the soil. अब ये खातर जिसको बोलते हैं, छाणियों खातर मैन्यूर, जिसकी वजह से अंदर के जो फ्रेंडली माइक्रोब जो है वो भी तो अच्छे तरीके से डेवलप हो जाते हैं। देन वी कम टू द पार्ट इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब है पानी पिलाने की प्रक्रिया। जो भी क्रॉप आपका उग रहा है उसको पानी तो देना पड़ेगा। अब पानी देने का भी एक तरीका है, ज्यादा पानी दोगे तो भी प्रॉब्लम है, कम पानी दोगे तो भी प्रॉब्लम है। All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Along with the water, minerals and fertilizers are also absorbed. तो हम बोलेंगे कि पानी में वो मिनरल और फर्टिलाइजर्स कहाँ से आए? तो किसान क्या करता है कि जब उसे फर्टिलाइजर्स क्रॉप को देने की जरूरत होती है तो उसे पानी में मिक्स कर देता है, और फिर वो पानी को इरिगेशन का जो तरीका है उससे वो पानी जब पिलाना होता है क्रॉप को तो उसमें वो डाल देता है। तो पानी के अंदर फर्टिलाइजर्स या केमिकल मिक्स करके वो पौधों को दे दिया गया। Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seed does not take place in dry condition. अब पानी तो जरूरी है, पानी के बगैर तो पौधे होने वाले हैं नहीं। Nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. Water also protects the crop from both frost and hot air currents actually.
To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. अब हेल्थी क्रॉप अगर आपको चाहिए, हरा भरा खेत चाहिए, तो रेगुलरली आपको उसे पानी पिलाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने एक और इरिगेशन का पिक्चर यहाँ पर रखा है जिसमें स्प्रिंकलर मेथड से इरिगेट किया जा रहा है। तो अगर प्रॉपर तरीके से आपने पानी पिलाया अपने पौधों को, they will develop well and well developed plants will give you good crop। अच्छा क्रॉप है तो फिर पैसा भी ज्यादा मिल सकता है किसान को, तो किसान चाहेगा ना कि मुझे अच्छा पैसा मिले। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप, जो भी फसल है आपकी, उसको जब आप पानी पिलाते हो एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इस प्रोसेस को इरिगेशन कहा जाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। तो रोज पानी पिलाएंगे, दिन में 2 बार देंगे, दिन में 3 बार देंगे, 4 बार देंगे, हफ्ते में 1 बार देंगे, ये डिपेंड करता है सॉइल पर, क्रॉप किस तरह का क्रॉप है, सीजन पर भी डिपेंड करता है। जैसे गर्मियों की सीजन हो तो उसे बार बार पानी पिलाना पड़ता है, मानसून की सीजन हो तो पानी पिलाने की जरूरत नहीं, विंटर हो तो कम पानी पिलाना पड़ता है। इन समर इट हैज बीन सेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर या वाटरिंग इज हाई। अब समर में पानी पिलाना, उसकी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, उसको दिन में 2 बार 3 बार 4 बार पानी पिलाना पड़ता है क्योंकि इवेपोरेशन हो जाता है। Could it be due to the increased rate of evaporation of water from soil and the leaves? Yes. जो भी गर्मी, बड़ी जबरदस्त गर्मी होती है तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है, तो उसे जल्दी पानी पिलाना पड़ता है, दिन में 2 बार 3 बार। बोझो हो इसके बैक हियर, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट। लास्ट समर माय प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। पिछले साल मैंने कुछ प्लांट्स उगाए थे, सूख गए और मर गए, मतलब समय समय पर भाई ने पानी नहीं पिलाया तो उसकी वजह से हुआ। तो इस साल तो मैं बड़ा ध्यान रखूंगा कि अपने प्लांट्स को समय समय पर पानी पिलाया जाए। अगेन दैट प्रोसेस ऑफ इरिगेशन इज हियर। तो इरिगेशन की सोर्सेस क्या है, कहाँ से पानी आता है, कहाँ से पानी आता है। किसान के खेत में अलग अलग तरीके से पानी आता है। किसी के खेत में कुएं होते हैं, किसी के जो कैनल से पानी लेकर आते हैं, कोई रिवर से पानी लेकर आते हैं, कोई सिर्फ बारिश पर निर्भर रहता है। इट डिपेंड, अलग अलग तरीके। कोई तालाब से पानी लेकर आता है, मतलब किसान जाता नहीं बाल्टी लेकर गया पानी लेकर आया, ऐसे तो नहीं होता कि किसान बाल्टी लेकर निकला, तालाब में गया, बाल्टी भरा और वापस आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए पाइपलाइंस लगाई जाती है, उसके लिए प्रॉपर चैनल बिठाई जाती है, उसके लिए एक सिस्टम बनाई जाती है ताकि खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, और पानी भी बहुत चाहिए उसको। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नहाना है 2 बाल्टी पानी लेकर बैठ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो एक तो बताया वेल, दूसरा ट्यूबवेल, फिर पॉन्ड तालाब, लेक के बाद है रिवर्स, रिवर डैम्स बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो चेक डैम्स भी बनाए जाते हैं ताकि चेक डैम में पानी स्टोर हो, और स्टोर किया हुआ पानी जो है वो किसान अपनी फसल के लिए यूज कर सके। बड़े बड़े डैम्स बनाए गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए, फाखरा नंगल सच बिग प्रोजेक्ट है। वो कैनल्स बनाई गई, जैसे इंदिरा कैनल बहुत बड़ी कैनल है जिसने पूरे राजस्थान के रन में हरियाली लाकर रख दी। पूरा इरिगेट करने के लिए पानी इंदिरा कैनल के नाम से वहां पर आया। So these are the sources of irrigation. Traditional methods of irrigation. अब पौधों को पानी पिलाने की भी तरीके अलग अलग हैं। हम पहले ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं, परंपरागत जो मेथड है, सालों साल से किसान जो मेथड यूज कर रहे हैं, पहले उसकी बात करें। Then we will go and see the modern methods of irrigation. कि जो मॉडर्न मेथड है वो क्या है। तो वाटर अवेलेबल इन वेल्स एंड लेक्स एंड कैनल्स, जो भी पानी अवेलेबल है खेत के नजदीक, खेत में अगर कुआं है, बाजू में तालाब है, कहीं पर कैनाल जा रही है, तो वहां से किसान उसको लिफ्ट करेगा। उसको लिफ्ट करने की मेथड जो है वो अलग अलग मेथड है। किसान उसको वहां से लिफ्ट करेगा, और लिफ्ट करने के बाद उस पानी को अपने खेत में पहुंचाएगा। अपने खेत में पहुंचने के बाद वहां पर उसने चैनल्स बना के रखी है, जो चैनल से पानी होता हुआ हर पौधे तक पहुंचेगा।
अब ये मेथड अलग अलग जगहों के अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन, कहीं गर्मी ज्यादा, कहीं बारिश ज्यादा, कहीं स्लोप है, कहीं पहाड़ है, तो इट डिपेंड्स। अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से किसान ये काम करता है। The water available in wells, lakes and canals is lifted by the different method in different region for taking it into field. अब पानी को वहां से लिफ्ट करके खेत तक पहुंचाने के लिए ट्रेडिशनली परंपरागत जो मेथड है उसमें एनिमल्स का इस्तेमाल होता है और ह्यूमन लेबर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी किसान के पास एनिमल है, बैल है, तो वो उसका यूज कर लेगा। अगर वो अपने बैल यूज नहीं करना चाहता तो वो लेबर भी यूज कर सकता है, मजदूर जिसको बोलते हैं। तो इट डिपेंड कि वो जो अवेलेबल सोर्सेज है उस सोर्सेज के हिसाब से वो काम कर सकता है। वो तो मेन तो वो देखेगा कि उसको सस्ता क्या पड़ता है, जितना कम खर्चा उतना उसका प्रॉफिट ज्यादा। कैटल्स और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड्स। जैसे कि बताया, कैटल है या तो ह्यूमन लेबर है, ये मेथड में यूज किया जा सकता है। सो दिस मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये मेथड सस्ते तो हैं लेकिन एफिशिएंट कम है। एफिशिएंट इसलिए कम है कि मेहनत ज्यादा होती है और पानी कम मिलता है उसको। तो अलग अलग मेथड क्या है, तो पहला तो है पुली सिस्टम, दूसरा है चेन पंप, तीसरा जो बताया देगली, और चौथा जो बताया वो है लीवर सिस्टम, राहत। चारों को अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये पुली सिस्टम क्या है, चेन पंप क्या है, देगली क्या है और राहत क्या है। दीज आर ट्रेडिशनल मेथड जो कि इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में ये मेथड यूज होते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर बताया गया जिसमें मूव सिस्टम बताया गया, पुली सिस्टम बताया गया, जिसमें पुली की मदद से पानी कुएं से निकाला जाता है और किसान ने वो चैनल बनाया, उस चैनल के अंदर उस पानी को डाल दिया जाता है। वो चैनल से होता हुआ पानी खेत में पहुंच जाता है। चेन पंप, उसका भी पिक्चर बनाकर देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होता है। तो एक पंप लगा हुआ है जिसको चेन के माध्यम से खींचा जाता है, जिसके ऊपर वो बकेट है, वो घूमता हुआ बकेट पानी भरता है और पानी डालता रहता है। दूसरे छोर से जो पानी निकला वो किसान ने जो चैनल बनाई वो चैनल के माध्यम से खेत में पहुंच जाता है। द थर्ड वन वी टेक देगली। देगली उसको अगर देखा जाए तो कुएं के अंदर वो एक लकड़ी के माध्यम से वो बाल्टी लगाई गई और वो बाल्टी उठती रहती है, निकलती रहती है, जिसमें से पानी ऑटोमेटिकली बाहर आता रहता है और वो चैनल में किसान डालता रहता है उसको। लीवर सिस्टम, राहत में एक बैल जो है जो कि गोल गोल घूमता रहता है। वो पंप जो पीछे जो पंप लगा हुआ है जिसमें बाल्टियां लगी हुई है, वो पंप को ये किसान, ये जो बैल को जो रॉड लगा हुआ है वो रॉड घुमाता है। बैल जो है वो रॉड को घुमाता है और रॉड की मदद से वो पंप घूम जाता है और पंप से होता हुआ पानी जो है वो खेत में पहुंच जाता है। अब मॉडर्न मेथड्स इरिगेशन के हम देखें, ये तो हमने परंपरागत ट्रेडिशनल मेथड देखे, अब हम मॉडर्न मेथड को देख रहे हैं कि जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स इरिगेशन के क्या है। मोस्टली उसमें दो मेथड ज्यादा चलते हैं। एक जो है वो ड्रिप इरिगेशन मेथड जिसको बोला जाता है, जिसमें वो दूसरा जो है वो स्प्रिंकलर मेथड बोला जाता है। स्प्रिंकलर के 2-3 पिक्चर्स मैंने यहाँ पर रखे थे। अगर खेत में स्प्रिंकलर स्टार्ट हो जाए और स्प्रिंकलर से किसान जब खेत को पानी पिला रहा हो तो वो साइड देखने जैसी होती है, ऐसे लगता है जैसे बारिश आ रही है। अब मॉडर्न मेथड में पंप्स का इस्तेमाल होता है। अब पंप चलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, है ना। तो पंप अगर आप चलाते हो तो एनर्जी आप कौन सी यूज करोगे? आप सोलर एनर्जी यूज कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हो, आप बायोगैस यूज कर सकते हो, आप डीजल यूज कर सकते हो। इट डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द फार्मर। उसके पास कितना पैसा है, कितना वो अफोर्ड कर सकता है, कितना वो खर्च कर सकता है, उसके ऊपर है। अभी आजकल तो ज्यादातर खेत में हमको है ना सोलर पैनल ज्यादा नजर आ रही है यहाँ पर गुजरात में, ताकि एक बार पैनल लगाओ, बार बार खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run this pump. अब मॉडर्न मेथड जो इरिगेशन के हैं
उससे हमको कुछ फायदे भी होते हैं। हेल्प अस टू यूज वाटर, क्या करेंगे, वाटर इकोनॉमिकली। अगर आप मॉडर्न मेथड से पानी लेकर आते हो तो आपके पास ज्यादा पानी आ जाता है, तो आपको इकोनॉमिकली यूज करना है, जितनी जरूरत है उतना पानी यूज करना है, फिर ज्यादा पानी वेस्ट ना हो, ये भी तो ध्यान रखना है। अब जो ये मेथड है, मॉडर्न मेथड इरिगेशन के जो बताए गए, वो मेथड क्या है, यहाँ पर हम अपने पार्ट 2 का अंत करेंगे और पार्ट 3 में फिर से हम आगे बढ़कर चैप्टर का अंत करेंगे। तो दिस 2 मेथड आर, जैसे कि मैंने बोला, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये 2 सिस्टम है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज्ड आर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। यहाँ पर आकर हम अपने पार्ट 2 का अंत ले आते हैं। इतना समझ लो, चैनल हमारी सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दो। आई विल कम बैक अगेन विद द पार्ट 3। पार्ट 3 में लाकर उस चैप्टर को अंत ले आएंगे। क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं उसके, एंड देन उसके बाद वो चैप्टर नंबर 2 है, उसकी तैयारी हम करेंगे। वीडियो को आराम से देखो, जब चाहे तब प्ले करो उसको, है ना, आराम से उसको देखो, स्टडी करो। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारी चैनल पर ज्यादा ट्रैफिक आए तो अच्छा है। विल टेक केयर। आई विल कम बैक अगेन नेक्स्ट टाइम। बाय, सी यू, टेक केयर।